हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है तथा यह गौरीपुर गांव की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र बेनी माधव सिंह, आनंदी, श्रीकंठ, लाल बिहारी तथा भूप सिंह हैं। आनंदी इस कहानी की प्रमुख पात्र है। बेनी माधव सिंह उनके ससुर, श्रीकंठ पति तथा लाल बिहारी उनके देवर हैं। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए घर की स्त्रियों की अहम भूमिका रहती है। घर की स्त्रियां अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ सकती हैं। साथ ही प्रेमचंद जी ने संयुक्त परिवारों की उपयोगिता को भी इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया है। कहानी का सारांश देखो, बड़े घर की बेटी हिंदी के प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने संयुक्त परिवारों में होने वाली कलहों, समस्याओं और जरा जरा सी बातों के बतंगड़ बन जाने को बड़ी सुंदरता से दर्शाया है। बड़े घर की बेटी कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही सुंदर ढंग से परिवारों के मनोविज्ञान को दर्शाया है। गौरीपुर गांव के जमींदार हैं बेनी माधव। उनके दो पुत्र हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी। उनके बड़े पुत्र की पत्नी है आनंदी, जिसको बड़े घर की बेटी बोला गया है, जो इसकी मुख्य पात्र है। अच्छा, आनंदी जिनकी बेनी माधव के छोटे पुत्र यानी आनंदी के देवर लाल बिहारी से कुछ कहासुनी हो जाती है। क्रोध में लाल बिहारी आनंदी पर अपने खड़ाऊ से प्रहार कर देते हैं और फिर क्या, यह बात परिवार में कलेश और झगड़े का रूप ले लेती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में एक आदर्श की स्थापना की है कि कैसे आनंदी अपना क्रोध भूलकर परिवार में आपसी सौहार्द और सहनशीलता से टूटते परिवार को बचा लेती है और परिवार टूटता नहीं है और संयुक्त ही रहता है। कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, बेनी माधव सिंह जो आनंदी के ससुर हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, आज उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस है। मतलब पहले वो काफ़ी जमींदार लोग थे, अभी उतने जमींदार नहीं हैं। अच्छा, बेनी माधव सिंह की आधी से अधिक संपत्ति वो वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। बेनी माधव सिंह जो ठाकुर साहब हैं, इनके दो बेटे थे। बड़े का नाम है श्रीकंठ और छोटे हैं लाल बिहारी सिंह। जो बड़े श्रीकंठ हैं, ये पढ़े लिखे हैं। इन्होंने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी। जबकि छोटा लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध सुबह उठकर सवेरे ही पी जाता था। देखो, श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। अच्छा, श्रीकंठ जो बीए पास किए हुए हैं, अंग्रेजी के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होते ही और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। तो जो श्रीकंठ हैं, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और संयुक्त परिवार में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की स्त्रियां उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को
ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उनका अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका यह विचार यह था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अच्छा, आनंदी के बारे में देखते हैं। तो आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, फाड़, फानूस, आनरेरी, मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। और इनके पिताजी का नाम था भूप सिंह। भूप सिंह बड़े उतार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। दुर्भाग्य से उनके लड़का एक भी न था, 7 लड़कियां थीं और इनमें ये चौथे नंबर की थी। 7 लड़कियां हुई, देवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर दिए और 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज हो गया। उनकी आंखें खुली तो हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह को उससे अधिक प्यार करते थे और सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह करें तो कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन क्या होता है कि श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ हो गए और धूमधाम से उन्होंने श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर भी साथ लाई थी पर लेकिन यहाँ तो बाग भी नहीं था। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी भी न देखे हों। एक दिन क्या होता है कि एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पावर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य भी जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह ठिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठा, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जवान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आया गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। वो होते मीन्स श्रीकंठ होते। अब लाल बिहारी से न रहा गया। अब नौजवान उज्जट ठाकुर से जब्त न हो सका। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हिवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गौर और इज्जत शौहर की जात से है। उसे शौहर की ही ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। क्यों? क्योंकि श्रीकंठ अभी घर पे नहीं थे, वो दफ्तर में थे। श्रीकंठ जो शनिवार को आया करते थे।
देखो, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कूप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार और कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में इतना आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव ने भी अपने बेटे की साक्षी दी और कहा कि हाँ, बहू बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं है कि वो मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी बोलता है, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुम्हार नहीं है, उनको समझा देना। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? तो लाल बिहारी ने कहा, अभी कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी हुई बैठी थी, वह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव बचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी बोलती, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न भड़कता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मुझे मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी बताती है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। जब मैंने मांस डाला और खाने को बैठा तो मतलब एक तरह से आनंदी ने सब कुछ बता दिया। आनंद ने बताया कि यदि मैं खड़ाऊ न रोकती तो सिर फट गया होता। उसी से पूछो कि जो मैंने बोला वो सच है कि नहीं है। इससे श्रीकंठ भी गुस्सा हो गए। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? इसके बाद आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें लेते रहे और उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना भी सहज है। अब इससे तो बेनी माधव घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ बोले कि इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं तो ये नहीं कि मेरे पीछे मेरी स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती रहे। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक कह दे, दो कह दे, लेकिन ऐसे लात घूंसे पड़े तो और मैं दम न मारूं, ये सब नहीं होगा। अब बेनी माधव सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि श्रीकंठ उनका सदैव आदर करते थे, लेकिन उनके ऐसे तेवर देखकर ठाकुर साहब भी अवाक रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें मत करो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हारी कृपा से यह मूर्ख नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे समझने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर वह स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता, उसकी प्रतिलिपि घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहज है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता है। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुने। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, जब कभी भूल जाते हैं उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोलता है कि लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव पूछता है कि स्त्री के पीछे? श्रीकंठ बोलते हैं, जी नहीं,
उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण कुछ देर चुप रहकर ठाकुर साहब ने लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं था कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। यहाँ बीच में ही गांव के और कई सज्जन लोग हुक्के और चिलम के बहाने आकर बैठने लगे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि दोनों बाप बेटों में लड़ाई हो रही है तो वो भी आके देखने लगी। अब बेनी माधव जी ने बात को टालने की कोशिश की, और क्योंकि सभी लोग देख रहे थे, लेकिन इसी चीज़ को इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ नहीं पाया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब उस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोले, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भी भूल हुई है तुम उसे बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ बोलते हैं, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर भी बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था जितना कि अपने भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उसने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो अपने भाई के लिए कुछ न कुछ वस्तु अवश्य लाते थे। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने डोढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, किंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो उसे कदाचित इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से रहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भैया, भाभी ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कर देना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए हुए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों होते हो। उस पर यह भय भी लगा हुआ था, कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे, क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा क्रोध भी पानी हो गया। आनंदी रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोलता है, तो मैं क्या करूं। आनंदी बोलती है, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ बोलता, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी बोलती, पछताओगे, उन्हें बहुत गिलानी हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा।
लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी बोलती है, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोलता है, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक भी पग आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी बोलता है, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो ये था कहानी का सारा। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए घर में स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। घर की स्त्रियां अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ सकती हैं। साथ ही लेखक ने संयुक्त परिवारों की उपयोगिता को भी इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया है। यदि ये क्वेश्चन देखें कि गाँव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदा क्यों थी, क्योंकि श्रीकंठ जो संयुक्त परिवार के पक्षधर थे। श्रीकंठ स्त्रियों में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि थी, उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान और सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे। इसलिए गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। नेक्स्ट, स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा नहीं सही जाती। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि स्त्रियां आत्मगौरव से भरी हुई होती हैं। भले ही स्त्रियों की शादी हो जाए, काम के सिलसिले में उन्हें दूसरे शहर और घर में रहना पड़े, लेकिन सफलता के शिखर को भी छू लें, परंतु मायका उनका ऐसा संवेदनशील विषय है कि जिसे स्त्री कभी नहीं छोड़ पाती। वे सब कुछ सह लेंगी, लेकिन कभी अपने माता पिता और मायके की बुराई नहीं सुन सकती। आनंदी की शिकायत का क्या परिणाम हुआ? देखो, आनंदी का अपने देवर लाल बिहारी के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि दाल में घी न था। गुस्से में उसके देवर ने आनंदी पर खड़ाऊ फेंक कर मार दी। आनंदी ने इस बात की शिकायत जब अपने पति श्रीकंठ से की, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और पिता के सामने जाकर घर से अलग होने की बात कह डाली कि या तो लाल बिहारी रहेगा घर में या वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदी को अपनी बात का पछतावा क्यों हुआ? देखो, आनंदी ने गुस्से में आकर अपने पति से शिकायत तो कर दी, परंतु दयालु व संस्कारी स्वभाव की होने के कारण मन ही मन वह अपनी बात पर पछताने भी लगती है कि क्यों उसने अपने पर काबू नहीं रखा और व्यर्थ में घर में इतना बड़ा उपद्रव क्यों खड़ा कर दिया। और उसे एक ये भी होता है कि कहीं श्रीकंठ उसे ये ना बोले कि इलाहाबाद जाके रहेंगे। जब बेनी माधव ने आनंदी को बड़े घर की बेटी क्यों कहा? देखो, आनंदी ने गुस्से में आकर अपने पति से शिकायत तो कर दी थी, परंतु दयालु और संस्कारी स्वभाव होने के कारण मन ही मन अपनी बात पर पछताने भी लगती है, क्योंकि उसे अपने पर काबू नहीं रखा और व्यर्थ में इतना बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया। और फिर उसने लाल बिहारी को पकड़ लिया और दोनों को आपस में गले मिलवा दिया, यानी कि जो झगड़ा हुआ था उसको खत्म कर दिया। इसीलिए बेनी माधव ने आनंदी को बड़े घर की बेटी कहा। तो थैंक्स, दिस वाज फॉर द डे।